तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी टॉपिक चार्ट्स, जो फार्मा में अच्छे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनको लगता है कि वाइवा उसी से स्टार्ट होता है, दैट गिव्स देयर फर्स्ट इंप्रेशन। और हम जैसे चूतिया स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता कि ये सिलेबस में है। हम लोग को वाइवा टेबल में घुसने के जस्ट पहले पता चलता है कि ये सिलेबस में भी है। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से हम लोग जितना जल्दी हो सके कवर कर लेंगे विथ अ लिटिल बिट ऑफ बकचोदी। तो चार्ट्स तो बेसिकली ये है क्या? तो ये है कि हम एक बिल्ला पकड़ेंगे या बिल्ली पकड़ेंगे, वी विल नॉट बी फेमिनिस्ट। तो हम लोग इक्वलिटी के साथ कुछ भी एक पकड़ेंगे, उसके साथ बहुत सारी बकचोदियाँ करेंगे और उसका जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पे जो है हमारा एक मोड ऑफ स्टडी है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स देखने के लिए। तो उस पर हम लोग मैंने एक बिल्ली पकड़ के उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है मीन आर्टेरियल प्रेशर पे। तो सबसे पहले वी विल फोकस कि आपको हम जब जाएंगे टेबल पे तो हमें क्या पकड़ाया जाएगा, हमें एक चार्ट पकड़ा दिया जाएगा। और जो टीचर बैठा हुआ है वो क्यों बैठा हुआ है? हमारे मारने के लिए। तो वो थमा देगा हमें अपना चार्ट और फिर बोलेगा कि एक्सप्लेन करें। तो हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए ये एक चार्ट है, ये इतना सा एरिया आपको दिया जाएगा, ये एक चार्ट। तो ये वाला हमें पकड़ा देगा और हमें फिर बोलना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक। तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग ऑफ to show the effect of administration of drug on the mean arterial pressure of a anesthetized cat। तो हमने काफ़ी सारे टर्म्स बोले यहाँ पे, और वो क्योंकि बैठा है हमारी मारने के लिए तो हमें एक एक टर्म करके एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों हमने एक एक टर्म बोला। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग। तो कॉपी क्यों बोला? तो यहाँ पे आप देखिए कि बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, और हमारी ट्रेसिंग क्या है, ब्लैक है। तो क्योंकि ये काइमोग्राफ पे जब ट्रेसिंग ली जाएगी तो हमें पता है कि क्यों, इट इज़ टेकन ऑन अ स्मोक पेपर। स्मोक पेपर क्या होता है, ब्लैक होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, वाइट होती है। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, ट्रेसिंग ब्लैक है। तो इसका मतलब इससे तो समझ में आ रहा है कि ये ओरिजिनल तो नहीं है, इट इज़ अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग। और क्या है, इट इज़ द कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग विच शोज द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने कैट के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर किया, उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर पे। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर उसके बाद क्या है? तो मीन आर्टेरियल प्रेशर है कि हमारा जो डायस्टोलिक बीपी है, ये पेन ही खराब है, तो डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, जो मैंने नहीं की है, तो आपको पता होगा कि पल्स प्रेशर क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि पल्स प्रेशर इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो इसका मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल्स डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो ये है मीन आर्टेरियल प्रेशर। हम मीन आर्टेरियल प्रेशर का ही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। और एनेस्थेटाइज्ड कैट, तो इस पे जो है, जो बैठा है आपकी मारने के लिए, जो एग्जामिनर, वो पूछ सकता है कि कैट ही क्यों, डॉग क्यों नहीं। तो आपको बहुत ही सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक वहाँ पे जो बैठा हुआ एग्जामिनर, उसको बोलना है कि भोसड़ी के यहाँ पे कैट लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों पे, तो डॉग तो होगा नहीं। तो लेकिन ये सम्मान पूर्वक बोलना है आपको, इज्जत के साथ कि बोलना है यहाँ पे कैट बीपी लिखा हुआ है, इसीलिए वो जानवर जो है वो कैट है। अब इसके बाद हमने और एक टर्म यूज़ किया, वो क्या था, एनेस्थेटाइज्ड। एनेस्थीसिया दिया है हमने बिल्ली पे, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जंगली बिल्ली, ये जो है दो टर्म्स अधिकतर एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा ही। तो अब बिल्ली जो है जंगली है, वो कॉपरेट तो करेगी नहीं, तो हमें उसको एनेस्थीसिया देना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्लोरलोज। वन परसेंट, ये एक एनेस्थेटाइजिंग एजेंट है जिसके थ्रू हम लोग वो कैट को एनेस्थीसिया देंगे। तो अब बिल्ली तो मेरे बुआ का लड़का है नहीं कि मैं बोलूँगा कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगा, वो ले लेगा।
वैसे तो बात तो मेरी बुआ का लड़का भी नहीं सुनता मेरा, तो वो भी नहीं सुनेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? वी विल टेक द कैट इन अ ईथर बॉक्स, उसके अंदर ईथर होगा। ईथर धीरे धीरे जो है बिल्ली के शरीर के अंदर जाएगा और फिर वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलर्टनेस कम होगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये क्लोरालोस देंगे उसको। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरालोस क्यों, लोरालोस, भोगलीबोस, बहुत सारे कुछ है, हम लोग क्यों नहीं दे रहे? तो क्लोरालोस क्या है, काफ़ी सरल शब्दों पे सोफिस्टिकेटेड मैनर में अगर बोला जाए तो क्लोरालोस इज अ इरिवर्सिबल एनेस्थीसिया। तो क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है, दो चार्ट है, तीन चार्ट है, चार चार्ट है, तो अल्टीमेटली इतने सारे चार्ट के द्वारा हम लोग बिल्ली की गांड मार देंगे। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इतने सारे ड्रग्स देने हैं, तो उसको जिंदा रख के उसको लंगड़ा लूला करके कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग सोफिस्टिकेटेड मैनर में बोल सकते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल एनेस्थीसिया है जहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग बिल्ली को मार देंगे। तो इसीलिए क्लोरालोस यूज़ किया जाता है, कोई और एनेस्थीसिया नहीं। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चार्ट्स को स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे जो प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है उसको हमने एड्रेस कर लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पे जो टीचर है वो क्यों बैठा हुआ है, हमारी मारने के लिए, तो हमें उसको मारने का कोई मौका नहीं देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो अब हम लोग कार्ड 1 पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि शुरुआत में आपको ये बात बोलना ही है, एकदम वो जो स्टेटमेंट है रेडी वो बोलना ही है कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ अ एनेस्थेटाइज्ड कैट। उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्या बोलना है आपको कि एट द पॉइंट, ये जहाँ पे डॉट बना हुआ है, यहाँ पे एक ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है, जिसके वजह से क्या है कि पहले तो आप देख रहे हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर राइज कर रहा है, फिर एक सडन सा फॉल आ रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सा। ये आप पहले तो कोशिश करना कि आप ये बोल के निकल जाए एग्जामिनर को कि मुझे दिख ही नहीं रहा, लेकिन फिर अगर एग्जामिनर बोले कि भोसड़ी के क्यों तब लास्ट बेंच में जाके बैठता था अगर दिखाई नहीं देता, तो तब आप अगर फंस जाए तो फिर आपको तो बोलना पड़ेगा कि हाँ सर ये नॉच तो दिख रहा है। ठीक है, ये सडन राइज था, उसके बाद सडन फॉल है, उसके बाद फिर मीन वाइल जो है फिर ऊपर उठता है और फिर स्लो बिलो बिलो द बेस लाइन जाता है और फिर अल्टीमेटली ओरिजिनल पोजीशन पे आके लौट जाता है। ठीक है, तो ये हुआ, आपने एक्सप्लेन करना है, आपको नहीं बोलना है कि कौन सा ड्रग दिया जा रहा है जब तक एग्जामिनर ना पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब एग्जामिनर पूछेगा कि अच्छा बताओ, तुमने तो बता दिया ये ऊपर गया नीचे गया, तो ये जो डॉट है यहाँ पे कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर किया गया, तो आपको क्या बोलना है, एड्रीनलिन। ठीक है, तो एड्रीनलिन एडमिनिस्टर किया गया है। तो एड्रीनलिन की वजह से ये क्यों हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है कि एड्रीनलिन पहले हम लोग एडमिनिस्टर किए, फिर वो ब्लड में गया, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, हमने क्योंकि ये मतलब ब्लड में डाला है तो सबसे पहले ऑब्वियसली हार्ट पे पहुंचेगा। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर है, बीटा वन। बीटा वन, बीटा वन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। फिर ये लेकिन एक स्मॉल पार्ट प्ले करता है, माइनर पार्ट। मेजर पार्ट क्या प्ले करता है, अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स क्या कॉज करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन, खूब ही बहुत ही ज़्यादा पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो उसकी वजह से जो है ये फॉल, ये जो राइज है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नॉच है, ये नॉच ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू वेगल कंपेंसेटरी एक्शन। ठीक है, वेगल कंपेंसेटरी एक्शन क्या करता है, हमें पता है कि वो हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, तो उसके वजह से बीपी जो है फॉल कर रही है। लेकिन मीन वाइल फिर क्योंकि अल्फा रिसेप्टर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, वो बोलता है होल्ड माई पिक, आई सेड पिक नॉट डिक। तो मीन वाइल वो जब वेगल कंपेंसेटरी एक्शन आके कम करने की कोशिश कर रहा है बीपी को, अल्फा कम्स एंड सेज होल्ड माई पिक, और फिर इसको पीक पे पहुंचा देता है और अल्टीमेटली फिर फॉल होने लगता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एग्जामिनर का कि ये फॉल क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली फॉल के भी अपने रीजंस है, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे भी आती ही है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने क्या एडमिनिस्टर किया था, एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन जो है वो मेटाबोलाइज भी होगी ऑब्वियसली बॉडी में, और यहाँ पे दो कारण है, एक क्या है, एक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो रही है बॉडी में एड्रेनलिन की, वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो कंसंट्रेशन फॉल हो रहा है। और क्या एक और इम्पॉर्टेंट कारण है वो है COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेंस। ये ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ एड्रेनलिन।
तो इवेंचुअली क्या करता है, एड्रेनालिन का मेटाबॉलिज्म होता है इससे और कंसंट्रेशन फॉल करता है। तो ऑब्वियसली ये जो अल्फा रिसेप्टर्स थे, बीटा 1 रिसेप्टर्स थे, वो क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन उनको नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली जो है बीपी फॉल करने लगती है। ठीक है, अब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एम माओ जो होता है कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेस, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है एड्रेनालिन के मेटाबॉलिज्म में, तो क्यों यहाँ पे COMT इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट माओ? तो इसके पीछे जो है कारण है कि यहाँ पे एड्रेनालिन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड एक्सोजिनसली, एंडोजिनसली यहाँ पे नहीं हुआ है। एड्रेनालिन बॉडी ने नहीं प्रोड्यूस किया है, हमने एक्सटर्नली उसको डाला है। तो इसीलिए COMT ये एक्सटर्नली जो एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड एड्रेनालिन है उसको मेटाबोलाइज करता है, और माओ जो है वो दैट इज प्रेजेंट एट द नर्व एंडिंग्स, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड एड्रेनालिन। तो इसीलिए COMT प्लेज एन मोर इंपॉर्टेंट रोल हेयर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिख रही है यहाँ पे कि ये जो फॉल था वो बिलो द बेसलाइन क्यों हुई? ऑब्वियसली कुछ कारण रहे होंगे। तो ये जो बीटा 1 अल्फा, ये दोनों का हमें समझ में आ गया, लेकिन ये जो फॉल है दिस इज ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड वेसल्स है उसमें डायलेशन लाता है, और बीटा 2 रिसेप्टर इज हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिविटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो एट लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म शुरू हो चुका है एड्रेनालिन का, कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, ये लोग उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन बीटा 2 सिंस इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये क्या करता है कि लो कंसंट्रेशन पे एक्ट करता है, और इसके वजह से वेसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से वो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बेस लाइन के नीचे उतर जाता है। फिर अल्टीमेटली और मेटाबॉलिज्म होता है, धीरे धीरे बिल्कुल कंसंट्रेशन एकदम ही लो हो जाता है, तो फिर बेस लाइन पे वापस आ जाता है। ठीक है, अब pause करो, 3। अब फर्स्ट चार्ट के बाद हम लोग सेकंड चार्ट पे आता है। सेकंड चार्ट आपको बता दूं कि दिस इज द मेन चार्ट और दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट चार्ट। तो हम लोग पहले इसको समझने के लिए इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेम, आपको सेम चीज़ बोलनी है कि दिस इज अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटाइज्ड कैट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल इज द मीनिंग, मतलब शोज कि यहाँ पे ड्रग जो है एडमिनिस्टर हुआ था कैसे, थ्रू IV। ट्रायंगल इक्वल्स टू IV इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस पोर्शन पे हमको समझना है कि कौन सा ड्रग होगा। ठीक है, तो वैसे 3 ड्रग हो सकते हैं, आपको बता दूं 3 ड्रग। एक है आइसोप्रेनालिन, फिर आपका एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन। लेकिन इस, क्योंकि हम लोग इस पोर्शन को इस चार्ट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है आइसोप्रेनालिन पकड़ेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं ये आइसोप्रेनालिन है, तो यहाँ पे IV एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो BP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से फॉल हो रहा है। तो आइसोप्रेनालिन क्या है, हमको पहले ये जानना है। तो आइसोप्रेनालिन इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एगनिस्ट। ठीक है, बीटा एगनिस्ट। तो बीटा एगनिस्ट है, तो बीटा में क्या होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो इसमें हम लोग को पता है कि ये मीन आर्टेरियल प्रेशर पे किसका किसका रोल है। बीटा 1 का रोल हम लोग को पहले ही पता है कि क्या है। बीटा 1 क्या करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव कर रहा है। और यहाँ पे बीटा 2 क्या था, बीटा 2 क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है। हम लोग को पता है कि लो कंसंट्रेशन पे बीटा 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। तो ये तो है ही बीटा एगनिस्ट, ये तो एड्रेनालिन तो नहीं है, ये तो बीटा एगनिस्ट है। ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सबको एक साथ स्टिमुलेट कर रहा है। और एक चीज़ जो मैंने बताई थी कि क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस मतलब क्या, डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर और वेट। तो यहाँ पे बीटा 2 जो है इट इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर। बीटा 2 रिसेप्टर्स आर वेरी हाई इन नंबर। तो जब आप बीटा एगनिस्ट दे रहे हैं आइसोप्रेनालिन, तो वो इक्वली सबको स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि बीटा 2 ज़्यादा है नंबर पे, तो बीटा 1 को हम लोग को पता है क्या कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से एक स्लाइट इंक्रीज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर हो रहा है। लेकिन बीटा 2 क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से फॉल इन BP हो रहा है।
और क्योंकि बीटा टू हैज़ अ प्रीपॉन्डरेंस, इट शोज ओवरऑल क्या हो रहा है, एक बहुत लार्जली एक डिप्रेशन हो रहा है मीन आर्टेरियल प्रेशर पे। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों मीन आर्टेरियल प्रेशर पे ये जो है डिप्रेशन आ रहा है। अब हम लोग चले जाएंगे इस चार्ट टू पे, जो कि मेन हमारा फोकस है। तो यहाँ पे जब आपको चार्ट पकड़ाएगा, ऑब्वियसली इसी की तरह फिर से आपको चार्ट पकड़ाएगा, तो यहाँ पे भी आपको पहले बस एक्सप्लेन किए जाना है, ना कि एक भी ड्रग का नाम आपको अटर नहीं करना है। आपको सीधे सीधे इस तरह से शुरुआत करना है कि दिस इज अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस ड्रग ऑन एनेस्थेटाइज्ड कैट, जो इफेक्ट पड़ रहा है मीन आर्टेरियल प्रेशर पे। यहाँ पे वेरियस ड्रग्स, यहाँ पे जैसे सिंगल ड्रग था ऊपर, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ड्रग्स है। तो उसके बाद आप एक्सप्लेन करना शुरू करें कि यहाँ पे जो डबल डॉट है, यहाँ पे एक ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया जिसकी वजह से राइज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर हो रहा है, फिर उसके बाद फॉल हो रहा है, ये फॉल बिलो द बेस लाइन है, बिल्कुल इसके तरह बिलो द बेस लाइन चला जा रहा है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग कुछ देर बाद और एक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या और एक हाई माने शार्प स्पाइक दिख रहा है, लेकिन इस बार वो बेस लाइन के नीचे तो नहीं जा रहा है, वापस बेस लाइन पे आ रहा है। फिर एक आईवी ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया यहाँ पे, जिसकी वजह से बीपी फॉल कर रहा है, फिर शार्प राइज हो रहा है, नॉर्मल जहाँ लेवल पे आ जा रहा है। और इस प्रोसेस में आप देखिए, ये मान लेते हैं अगर बेस लाइन है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हुआ था, ये बीपी अपने बेस लाइन से इतना ज़्यादा बकचोदी करते 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 इस पॉइंट पे आके बेस लाइन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गया है। तो यहाँ पे जो ये एरो है, यहाँ पे हमने एक और ड्रग एडमिनिस्टर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बीपी थोड़ा सा फॉल किया। और उसके बाद ये डबल डॉट, तो इसका मतलब फिर से अगर हम डबल डॉट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फिर से हम लोग वही सेम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो इस पॉइंट पे एडमिनिस्टर किया था हमने। तो यहाँ पे फिर से वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इफेक्ट इस बार ऑपोजिट है, यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया इस तरह से। उसके बाद इसके बाद जो है टीचर जाएगा कि आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा ड्रग कौन सा है यहाँ पे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेन करने से। तो ये जो डबल डॉट्स देख रहे हैं, ये क्या है, एड्रीनलिन है। एक चीज़ मैं आपको पहले फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो पहला चार्ट था, यहाँ पे ये जो राइज इन बीपी है, जिस तरह से फॉल इन बीपी, तीन ड्रग्स मैंने बताया कि तीन ड्रग से हो सकते हैं, क्या क्या, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और आइसोप्रेनलिन। तो उसी तरह राइज इन बीपी भी है, तीन ड्रग की वजह से हो सकता है, एक है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एंजियोटेंसिन 2। तो लेकिन एक एड्रेनलिन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बीटा टू, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है, तो इसीलिए ये जो डिप्रेशन बिलो द बेस लाइन है, ये हमें एड्रेनलिन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी ये डिप्रेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस हैज़ टू बी एड्रेनलिन। तो यहाँ पे एड्रेनलिन हमने दिया था, जिसकी वजह से वो सेम प्रोसेस हुआ था, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एक बार हमने कर चुका। तो ये है। और फिर अगर टीचर पूछे कि क्यों एड्रेनलिन, यहाँ पे और कुछ ड्रग क्यों नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि ड्यू टू द फॉल इन बीपी बिलो द बेस लाइन विच इज़ नॉट सीन इन नॉर एड्रेनलिन और फॉर द सेक एंजियोटेंसिन 2, दोनों में नहीं शो होता, सिर्फ एड्रेनलिन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों हो रहा है, सब एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने कर चुका है एक बार। ठीक है, उसके बाद ये ड्रग कौन सा है, ये ड्रग में देखिए यहाँ पे भी राइज इन बीपी हो रहा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, लेकिन यहाँ पे वापस जहाँ से शुरुआत हुआ था वहीं पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर एड्रेनलिन तो हो ही सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉल इन बीपी बिलो बेसलाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, ये हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था क्या क्या हो सकता है, आइसोप्रेनलिन तो हो ही सकता है, और क्या क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और उसके बाद ये जो एरो है, डाउनवर्ड एरो, जिसकी वजह से रीसेटिंग हो रही है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है एक अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। और क्यों नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी उसका एक्शन समझते हैं कि एक अल्फा ब्लॉकर हमने यहाँ पे दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि द आर्टेरियल प्रेशर केम अ लिटिल क्लोजर टू द बेस लाइन। क्यों हुआ ये, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया था कि अल्फा रिसेप्टर की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक अल्फा ब्लॉकर दिया। अल्फा ब्लॉकर का एक एग्जांपल फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन इज अ अल्फा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव ऑब्वियसली,
मतलब जितने भी टाइप ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो सबको नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है ब्लॉकर क्या करता है, उसके पास एफिनिटी होती है, वो जाके अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, लेकिन उसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। तो उसकी वजह से वो खुद कोई वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज नहीं कर रहा है जिसकी वजह से बीपी राइज करे। वो सिंपली जाके अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है और उसके एक्शन को बाकी किसी ड्रग के थ्रू होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो इसी वजह से इट कम्स स्लाइटली क्लोजर टू द बेस लाइन। ठीक है, तो अल्फा हमने ब्लॉक कर दिया अल्फा रिसेप्टर। उसके बाद जब हम लोग एड्रेनलिन दे रहे हैं फिर से वापस, तो क्या हो रहा है, एक्शन ऑपोजिट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, इसको यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था पहले ही कि यहाँ पे मेन जो एक्शन है वो है अल्फा की वजह से, क्योंकि अल्फा क्या कर रहा है, पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो ये काम यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने उसको ब्लॉक कर दिया अल्फा रिसेप्टर को। तो काम क्या कर रहा है, सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स, और बीटा रिसेप्टर्स में क्या क्या है, बीटा 1 और बीटा 2। तो और बीटा 1 हमको पता है कि उतना ज़्यादा पोटेंट है नहीं, प्रीपोंडरेंस किसकी ज़्यादा है, बीटा 2 की। तो उसी के वजह से यहाँ पे बीटा 2 मीडिएटेड जो वैसोडाइलेशन है वो हो रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पे सेकेंड टाइम एड्रेनलिन देने से बीपी फॉल कर रही है शार्प। और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो था, लेकिन क्या बकचोदी है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो अभी हम लोग को जाके समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। एड्रेनलिन एक टाइम पे दे रहे थे तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे जब हमने अल्फा ब्लॉकर दे दिया है एक नॉन सिलेक्टिव, फॉर एग्जांपल फेनॉक्सीबेंजामीन, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि बीपी फॉल कर रहा है। दिस इज वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक है, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ लिया, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अब हम लोग इंसेप्शन के लेवल पे जाके रिवर्सल ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल पढ़ेंगे। तो वो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दिया था, अल्फा ब्लॉकर तो दे दिया, एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, फॉर एग्जाम्पल क्या, फेनॉक्सीबेंजामीन। अब उसके बाद मान लेते हैं हम लोग एक बीटा ब्लॉकर दे देते हैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। एग्जाम्पल बताइए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो अब मान लो हमने यहाँ पे एक प्रोप्रानोलोल भी दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमने बीटा तो ब्लॉक कर ही रखा था, अल्फा ब्लॉक कर ही रखा था सॉरी, और फिर बीटा भी ब्लॉक कर दिया। तो मान लो प्रोप्रानोलोल दे दिया, उसके बाद फिर हम लोग एड्रेनलिन दे रहे हैं, तो कुछ होगा, घंटा होगा, क्योंकि अल्फा तो पहले ही ब्लॉक कर दिया, फिर बीटा भी ब्लॉक ही कर दिया, तो फिर एड्रेनलिन आके बॉडी के अंदर क्या बोलेगा, मैं मादर चूत हूँ जो इसमें आया, ना अल्फा है ना बीटा है, मैं काम कहाँ करूँ। तो दिस इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक है, यहाँ पे एक और सिचुएशन हो सकती है, मान लेते हैं हम लोग एक और ड्रग है बुटॉक्सामीन। ये बहन जो किसने इतना सारा ड्रग बनाया भगवान जाने। तो ये है बुटॉक्सामीन बोल के ड्रग है। मान लेते हैं यहाँ पे ये नहीं हमने दिया था, ब्यूटॉक्सामीन दिया था। ठीक है, बी फॉर ब्यूटॉक्सामीन। तो ब्यूटॉक्सामीन क्या है, इट इज अ सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर। ठीक है, ये सिर्फ बीटा 2 को ब्लॉक करेगा। तो उसके बाद अगर ब्यूटॉक्सामीन दे दिए, तो उसके बाद अगर हम लोग फिर से एड्रेनलिन देंगे तो क्या हो सकता है, आप इमेजिन करें कि यहाँ पे अल्फा तो सारे ब्लॉक है, बीटा 2 ब्लॉक है, तो बच गया क्या, बीटा 1। और बीटा 1 का एक्शन क्या था, मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक छोटा सा स्पाइक आएगा फिर फॉल आ जाएगा। तो ये हो गया एक और सिचुएशन जब हम लोग ब्यूटॉक्सामीन दे रहे हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्यों बैठा है, आपकी मारने के लिए बैठा है, तो उसको उसका मोटिव है आपको आपकी मारना। तो आप जितना बताओ तो वो और डिफिकल्ट जाएगा। तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन पूछेगा वो कि अच्छा एड्रेनलिन दे के तो हमने देख लिया वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ ड्रिल हो गया, रिवर्सल ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ ड्रिल हो गया, लेकिन अगर नॉन एड्रेनलिन दे तो क्या ये होगा। अब आप इमेजिन करें, मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, नॉर एड्रेनलिन जो है वो उसका कोई एक्शन नहीं है बीटा 2 रिसेप्टर पे। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर पे उसका कोई एक्शन नहीं है, तो कहाँ से होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल हुआ, यहाँ पे फॉल इन बीपी हुआ, वो क्यों हुआ, बीटा 2 की वजह से, बीटा 2 मीडिएटेड वैसोडाइलेशन की वजह से। क्योंकि नॉर एड्रेनलिन का कोई भी बीटा 2 पे एक्शन नहीं है, तो देयरफॉर वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल
इज नॉट पॉसिबल। अब 2 तो चार्ट हो गए, अब आ गए हम लोग नंबर 3 पे। तो इसको भी आपको थंब आएगा, ये भी इस तरह का कुछ होगा, इतना बड़ा चार्ट होगा। तो आपको फिर से वही बकचोदी वाली लाइंस बोलनी है कि दिस इज अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक्स ट्रेसिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ड्रग्स है, वेरियस ड्रग्स ऑन द मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ अ एनेस्थेटाइज्ड कैट। अब फिर से तो मैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि एट दिस पॉइंट drug has been administered, there is a fall in BP followed by rise to the baseline. Again after sometimes we have administered another drug जिसके वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें बीपी पे। फिर उसके बाद सेम ड्रग, इसीलिए हम लोगों ने मार्किंग जो है सेम रखी है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी जब ये ड्रग देने के बाद सेम ड्रग दे रहे हैं इन 50 to 100 टाइम्स मोर डोज, ठीक है, यहाँ पे डोज जो है 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या देख रहे हैं कि एक्शन ऑपोजिट होगी बहुत हद तक। वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल में जैसे एक्शन ऑपोजिट थी, यहाँ पे भी एक्शन जो है वो ऑपोजिट हो चुकी है। जहाँ पे पहले फॉल इन बीपी हो रहा था, अब राइज इन बीपी हो रहा है, फॉलोड बाय फॉल, फिर थोड़ा सा राइज और फिर एक सडन ग्रेजुअल फॉल। तो यहाँ पे फिर से अब एग्जामिनर पूछेगा कि आप यहाँ पे ए कौन सा ड्रग है, ये पॉइंट पे कौन सा ड्रग है, तो अब हम लोग को ये सब आंसर करना है। तो यहाँ पे ए जो है इट इज ए इक्वल्स टू एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और जो डॉट है वो इक्वल्स टू एसिटाइल कोलिन का पुराना दुश्मन एट्रोपिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है वो अब हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा। तो एसिटाइल कोलिन हम लोग को पता है कि बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पे जाके एक्शन करता है, एक है मस्करिनिक और एक है निकोटिनिक। तो मस्करिनिक और निकोटिनिक, तो नॉर्मली इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि M3 रिसेप्टर, ठीक है, मस्करिनिक M3 रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड कर रहा है, उसके वजह से एसिटाइल कोलिन, आई माइंड यू, तो एसिटाइल कोलिन जाके M3 पे बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से NO नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पता है वो सिंथेसाइज हो रहा है, विच इज अ वेसोडाइलेटर। तो उसकी वजह से क्या है कि सडन फॉल हो रहा है, और अल्टीमेटली फिर हम लोगों को पता है कि वो कोलिन एसिटाइल कोलिन है, तो इसके लिए कोलिन एस्टरेज होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे COMT और माओ का कहानी था, उसी तरह यहाँ पे भी है स्यूडो कोलिन एस्टरेज और ट्रू कोलिन एस्टरेज। यहाँ पे भी सिमिलर रीजंस है। यहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन क्या दिया था, एक्सोजिनसली दिया था, ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड नहीं है। तो इसी के वजह से यहाँ पे ट्रू कोलिनेस्टरेज हैज नो रोल टू प्ले, यहाँ पे स्यूडो कोलिनेस्टरेज हैज सम रोल टू प्ले बिकॉज इट हैज बीन एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे ये फॉल हुआ, उसके बाद फिर स्यूडो कोलिनेस्टरेज ने ब्रेक डाउन किया एसिटाइल कोलिन का, जिसके वजह से फिर से बीपी अपने नॉर्मल बेसलाइन पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एट्रोपिन हमने एडमिनिस्टर किया है, और जस्ट लाइक एनी रिसेप्टर ब्लॉकर, a receptor blocker has affinity for the receptor but no intrinsic activity। इसीलिए यहाँ पे affinity के वजह से ये जाके बाइंड करेगा मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे, लेकिन has no intrinsic activity, इसीलिए कोई भी इफेक्ट ऑन बीपी नहीं पड़ रहा। और उसके बाद फिर हम लोग एट्रोपिन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो भी 5 to 100 टाइम्स ज़्यादा डोज में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो, और क्यों दे रहे हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिस्पॉन्स देखना है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म, तो समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्या गैंग्लियोनिक क्या निकोटिनिक रिस्पॉन्स। तो क्या है कि एसिटाइल कोलिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई डोज में देंगे तो वो कहाँ जाएगा, गैंग्लिया पे। अब एक चीज़ और बता दूँ, नोट दैट एड्रिनल मेड्यूला is also developmentally a ganglion, ठीक है, it is a ganglion which secretes क्या, adrenaline, ठीक है, adrenal medulla is a developmentally a ganglion which secretes adrenaline। ये पॉइंट बाद में हमें काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एट्रोपिन दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, M3 रिसेप्टर्स हमने ब्लॉक कर दिए। अब बचा क्या, निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई डोज में दे रहे हैं तो ये कहाँ पे पहुँच रहा है, दैट रीचेस टू द गैंग्लियन, ठीक है।
अब गैंग्लियन क्या एक बहुत ही पिक्यूलर चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये जाता है साइनैप्स में मान लो, और साइनैप्स से डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ गैंग्लिया ये है, अगर कोलिनर्जिक हुआ तो क्या सिंथेसाइज करेगा, अगर कोलिनर्जिक है तो वो एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज करेगा, और अगर सिंपैथेटिक है तो वो क्या ये करेगा, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, नॉर एड्रिनलिन सिंथेसाइज करेगा। तो ये सेम चीज़ जा रहा है साइनैप्स में, और डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ गैंग्लिया इट इज़, यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो यही चीज़ हो रही यहाँ पे। हमने क्या किया, हमने पहले एट्रोपिन देके मस्करिनिक ब्लॉक कर दिया, और ये जो साइनेप्टिक रिसेप्टर है ये मैं बता दूं ये है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइम जब हम लोग हाई डोज में दे रहे हैं एसिटाइल कोलिन, वो जाके पहुंच रहा है इन्हीं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोलिनर्जिक गैंग्लिया क्या सिंथेसाइज कर रहा है, एसिटाइल कोलिन, और एड्रिनर्जिक क्या कर रहा है, नॉर एड्रिनलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब ये बाइंड कहाँ करेगा, M3 पे तो कर नहीं सकता क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है एट्रोपिन की वजह से। लेकिन बचा क्या, नॉर एड्रिनलिन, और नॉर एड्रिनलिन का काम हमने यहाँ से देखा था कि क्या हो सकता है, ये बस ये बिलो द बेस लाइन फॉल नहीं होगा, लेकिन राइज तो होगा। तो वही राइज इन बीपी ड्यू टू नॉर एड्रिनलिन यहाँ पे इनिशियली हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ये इस बार जो नॉर एड्रिनलिन प्रोड्यूस हुआ है ये तो एक्सटर्नली हमने नहीं दिया है, ये तो इंटरनली एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी की वजह से एक्सोनल रीअपटेक हो रहा है इस पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे रीअपटेक होने लग रहा है नॉर एड्रिनलिन का, जिसकी वजह से फॉल जो है दिख रहा है। और फिर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था नोट करके रखने को, कि एड्रिनल मेडुला इज ऑल्सो अ गैंग्लिया डेवलपमेंटली, जो कि क्या सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन। तो ये सेम यहाँ पे फॉल तो हुआ था रीअपटेक, एक्सोनल रीअपटेक ऑफ नॉन एड्रिनलिन की वजह से। और क्योंकि ये भी एक गैंग्लिया है, तो ये जो एसिटाइल कोलिन हमने दिया था नेक्स्ट टाइम 50 to 100 टाइम्स मोर डोज में, ये जाके एड्रिनलिन एड्रिनल मेडुला को भी स्टिमुलेट कर रहा है, और क्योंकि ये स्लोली स्लोली एड्रिनलिन रिलीज करता है, तो इसीलिए एड्रिनलिन रिलीज जो है वो इस पॉइंट पे आके शुरू हुआ है देर से। इसीलिए जो फॉल यहाँ पे ड्यू टू रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रिनलिन होने लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एड्रिनलिन की वजह से वो बीपी फिर से बढ़ गया है। और क्योंकि ग्रेजुअल रिलीज और ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ग्रेजुअल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसीलिए वो फॉल इन बीपी भी धीरे 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 यहाँ पे हो रही है। तो ये एक काफ़ी कंसाइज में काफ़ी कुछ हो रहा था, तो जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, एट्रोपिन क्या है, एसिटाइल कोलिन क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे राइज हो रहा है। तो यही सब जो है ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा, और अगर आप नहीं बोल पाए तो ऑब्वियसली बोलेगा कि क्या किए पूरे साल, क्या किए लॉकडाउन में। बोलना तो उसको वैसे भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना छोड़िए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि क्या होगा अगर हम लोग ये जो 50 to 100 टाइम्स मोर ऑफ एसिटाइल कोलिन है ये बिना एट्रोपिन दिए ही दे दे कैट को। तो बेसिकली सरल भाषा में कैट की माँ चूत जाएगी, क्योंकि आप 50 to 100 टाइम्स मोर हाई अमाउंट में आप दे रहे हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, M3 रिसेप्टर पे जाके वैसोडाइलेशन करेगा, जो यहाँ पे कर रहा था। और क्योंकि इतने मैसिव अमाउंट में जब आप देंगे तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन से बिल्ली मर ही जाएगी। तो इसीलिए बिना एट्रोपिन दिए इतना हाई अमाउंट पे एसिटाइल कोलिन देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट लाइक इस डायग्राम पे याद कीजिए, यहाँ पे हमने क्या दिया था, फेनॉक्सीबेंजामिन, उसके बाद यहाँ पे एड्रिनलिन दिया था। तो यहाँ पे भी ये जो फेनॉक्सीबेंजामिन और एड्रिनलिन देने का टाइम गैप ये लगभग 10 से 15 मिनट होना चाहिए, ताकि अच्छे से जो है अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए। उसी तरह यहाँ पे भी जब आपने एट्रोपिन दिया है तो उसके बाद एसिटाइल कोलिन देने का बीच में गैप जो है वो 10 से 15 मिनट होना चाहिए, ताकि सारे M3 रिसेप्टर जो है अच्छे से ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से ताकि कोई भी जो फ्लक्चुएशंस हो या कोई भी इसकी वजह से अनवांटेड वेसोडाइलेशन जो है ना हो, हमें ये स्टडी प्रॉपर हो सके, ठीक है। होपफुली शायद मैंने तो अब बच गया क्या, सिर्फ ये हमारा चार्ट 4, सिंपल एंड इजी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बकचोदी, सेम सब कुछ, कि दिस इज अ कॉपी ऑफ काइमोग्राफिक ट्रेसिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स ऑन द मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ अ एनेस्थेटाइज्ड
कैट, एक बेचारा कैट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा, पहले बिना ड्रग्स के नाम लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट पॉइंट ए अ ड्रग हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड विच शोज रैपिड डिक्लाइन इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर फॉलोड बाई रिटर्निंग थ्रू टू द बेस लाइन। उसके बाद पॉइंट बी पे सेम एक और ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है, सेम ड्रग नहीं, आई एम सॉरी, तो और एक ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्टर हो रहा है जिसकी वजह से भी शार्प डिक्लाइन इन मीन आर्टेरियल प्रेशर तो है, लेकिन द राइज इज ग्रेजुअल स्लो। तो यहाँ पे ए पे क्या क्या ड्रग हो सकते हैं, ए पे मैंने थ्रू आउट यहाँ पे पिछले 3 चार्ट्स में अपनी गांड मरवा के आपको यही समझाया कि क्या हो सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं अपना एसिटाइल कोलिन, एक हो सकता है हिस्टामिन, और एक क्या हो सकता है, ले मैं खुद ही भूल गया, और एक क्या हो सकता है, आइसोप्रेनालिन। हाँ देखो मेरा स्टूडेंट समझ रहा है, तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। तो आइसोप्रेनालिन, तो यहाँ पे ये तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है ए पे, और यहाँ पे बी पे क्या हो सकता है, तो बी पे हो सकता है मीथाकोलिन, ठीक है, मीथाकोलिन, और एक क्या हो सकता है फाइजोस्टिग्मिन, ठीक है। क्यों हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, फाइजोस्टिग्मिन, ठीक है। तो मीथाकोलिन ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि एसिटाइल कोलिन के साथ इसका रिलेशन है। तो ये लोग क्या है रिलेशनशिप में थे, अभी फिलहाल दे आर ऑन अ ब्रेक, तो जो भी हो। तो ऐसे मीथाकोलिन क्या है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो है स्लो, तो इसीलिए फॉल तो रैपिड हो रहा है, लेकिन बॉडी को मेटाबोलाइज करने में इसको टाइम लग रहा है, इसीलिए जो वापस राइज टू बेस लाइन है वो स्लो एंड ग्रेजुअल है। तो इस कारण से हो सकता है मीथाकोलिन अगर दे पॉइंट बी पे। और फाइजोस्टिग्मिन क्यों बोला मैंने, क्योंकि फाइजोस्टिग्मिन इज अ कोलिन स्टेरेस इनहिबिटर। तो हम लोग को पता है कि एसिटाइल कोलिन हो या मीथाकोलिन हो, जितने भी कोलिन है सबको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोलिन स्टेरेस। और ये फाइजोस्टिग्मिन क्या है, ये जाके उसको इनहिबिट करता है उसका एक्शन। तो इसी के वजह से क्या है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मीथाकोलिन हो या एसिटाइल कोलिन भी एडमिनिस्टर किया गया हो तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। उसी की वजह से जो है ये जो राइज टू नॉर्मल है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन हो या मीथाकोलिन हो उसका कंसंट्रेशन एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सब्सटेंशियल रहेगा टू कॉज अ फॉल इन बीपी, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कैट की बहुत ज़्यादा गांड मार ली, और उसको एक इरिवर्सिबल क्या लौड़े का नाम भी मैं भूल गया, क्या था, क्लोरालोस, क्लोरालोस दे के उसको एनेस्थेटाइज कर दिया था इरिवर्सिबली, क्योंकि हमें पता था चार्ट 1 चार्ट 2 चार्ट 3 चार्ट 4 के बाद वो अब बचने लायक तो रहेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्लोरालोस दिए थे, क्यों दिए थे, क्योंकि इरिवर्सिबल था। और एक पॉइंट जो मैं बोलना भूल गया था जिसकी वजह से मैं आपको वापस क्लोरालोस पे लाया, क्यों, क्योंकि ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस को हैम्पर नहीं करता, क्योंकि हम लोग जब एक चार्ट ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग नहीं चाहते कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई रोल प्ले करे। तो इसीलिए क्लोरालोस इज एन सूटेड एनेस्थेटाइजिंग एजेंट। तो इसी के साथ हमारा चार्ट जो है ये कैट्स की गांड मारने के साथ हम खत्म करते हैं, और 1 like equals to 1 pass in MD. So guys please like the video. Like, share and subscribe. चल